प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 हिंदी व्याकरण उपसर्ग शीर्षक पर विचार करेंगे। बच्चों, हिंदी भाषा के व्याकरण में 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यहाँ हिंदी भाषा में शब्द विचार पाठ के अंतर्गत जब हम विचार करेंगे तो पाएंगे कि शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इनमें अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से एक प्रमुख विधि है कि किसी शब्द के प्रारंभ में कोई शब्दांश जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाना। इस प्रणाली से नए शब्द प्राप्त होते हैं और नए शब्दों में अर्थ की नवीनता देखी जा सकती है। अर्थात शब्द रचना के क्रम में उपसर्ग और प्रत्यय का विशेष महत्व है, क्योंकि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता लाते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता लाते हैं। जिस प्रकार यौगिक शब्द शब्द निर्माण की प्रक्रिया में संलग्न है, उसी प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा भी हम शब्दों की रचना करते हैं। अब आइए देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा क्या होगी। उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में मूल शब्द के अर्थ में, कहने का भाव है कि मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही परिवर्तित कर दे। अब इस परिभाषा को हम अगर विस्तार से देखें तो उपसर्ग वह शब्दांश है या अव्यय है। अव्यय यानी अविकारी शब्द जिनमें लिंग वचन कारक काल से कोई परिवर्तन नहीं आता। तो उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। उपसर्ग शब्द का निर्माण 2 शब्दों से हुआ है, उप और सर्ग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उपसर्ग शब्द स्वयं उप उपसर्ग से बना हुआ है। उप का अर्थ होता है आगे और सर्ग का अर्थ होता है जोड़ना। इस प्रकार शब्दांश जो किसी शब्द के साथ जुड़कर उसमें नए अर्थ का निर्माण करता है, उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। कहने का भाव यह है कि ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि उपसर्ग शब्द स्वयं उप उपसर्ग पूर्वक बना है। उप का अर्थ है समीप, सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना। बच्चों, अब तक हमने ये जाना कि उपसर्ग किसे कहते हैं। अब हम इस पर दृष्टिपात करेंगे कि उपसर्गों की विशेषता क्या है, अर्थात वो किस प्रकार शब्दों को प्रभावित करते हैं। उपसर्गों की 3 विशेषताएं मानी जाती हैं। पहला, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। कहने का भाव है कि जब कोई शब्दांश उपसर्ग रूप में शब्द के साथ जुड़ता है तो न केवल उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है बल्कि उसका शाब्दिक रूप भी बदल देता है। जैसे प्र धन बल। बल शब्द का अर्थ होता है शक्ति, लेकिन उसके साथ प्र उपसर्ग जुड़ने से प्रबल शब्द बनता है और जिसका अर्थ होता है बलशाली। उसी प्रकार शासन शब्द का अर्थ होता है शासन करना। उसके पहले अनुपसर्ग लग जाने से उसका अर्थ हो जाता है शासन का पालन करना, अर्थात खुद पर नियंत्रण करना। कहीं कहीं शब्दों के पूर्व जब उपसर्ग लगते हैं तो उसके अर्थ उलट जाते हैं। जैसे सत्य से पहले अ उपसर्ग लगाने पर
सत्य का रूप असत्य हो जाता है, अर्थात उसका विपरीतार्थक हो जाता है। आगे देखेंगे, यश उपसर्ग से यश शब्द से पहले यदि अप उपसर्ग जोड़ते हैं तो यश शब्द का विपरीतार्थक शब्द अपयश बन जाता है। इस प्रकार शब्द कई अर्थों में नवीनता लाते हैं, कई शब्दों को उनका ही विपरीतार्थक रूप प्रदान कर देते हैं, और कई बार शब्द के अर्थ में कोई विशेष रूप से परिवर्तन नहीं होता, बल्कि उसके मूलार्थ से मिलता जुलता ही कुछ नया अर्थ आ जाता है। जैसे शुद्ध शब्द है जिसका अर्थ है साफ, निर्मल, उसमें वी उपसर्ग लगाते ही उसका रूप बन जाता है विशुद्ध। विशुद्ध का अर्थ है विशेष रूप से शुद्ध या खरा। इसी प्रकार भ्रमण शब्द का अर्थ है घूमना, उसके पहले परि उपसर्ग लगने से परिभ्रमण का अर्थ हो जाता है चारों ओर घूमना। तो इस प्रकार ये ध्यान देने योग्य बात है कि उपसर्ग शब्द आंशिक या पूर्ण रूप से शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन करते हैं और उनका शाब्दिक रूप भी परिवर्तित करते हैं। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और एक या दो अक्षर के होते हैं, किंतु कुछ उपसर्ग जो समास से प्राप्त होते हैं, कुछ सामासिक उपसर्ग हैं जो 2.5 या 3 अक्षरों के भी मिलते हैं, अन्यथा सभी उपसर्ग एक या दो अक्षरों के ही पाए जाते हैं। उपसर्ग और मूल शब्द की संधि के बाद जो नया शब्द बनता है वह मूल शब्द के अर्थ में कुछ न कुछ विशिष्ट अंश जोड़ देता है या अर्थ को पूरी तरह बदल देता है। इस प्रकार शब्द और अर्थ की दृष्टि से शब्द भंडार में उपसर्गों के द्वारा वृद्धि होती है। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने शब्द भंडार पाठ के अंतर्गत शब्दों के अलग अलग प्रकार पढ़े होंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। इसी प्रकार शब्द रचना के क्रम में और भारत में प्रचलित मुख्य भाषाओं के आधार पर उपसर्ग को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। संस्कृत के उपसर्ग जिन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है, हिंदी के उपसर्ग जिन्हें तद्भव या देशज उपसर्ग भी कहा जाता है, आगत उपसर्ग जिनमें उर्दू और विदेशी भाषाओं के उपसर्ग सम्मिलित किए जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 है और हिंदी के उपसर्गों की संख्या 10 है, जबकि आगत उपसर्गों की संख्या 12 है, जिनसे निर्मित शब्दों को हमारे शब्दकोश में स्वीकार किया जाता है। आइए हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हमने वर्गीकरण में देखा कि हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और आगत भाषाओं के उपसर्गों को स्वीकार किया जाता है। सबसे पहले हम विचार करेंगे संस्कृत भाषा के उपसर्गों पर, जिन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 बताई गई है। प्रारंभ में संस्कृत के 20 उपसर्ग थे, जिसका वर्णन पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में एक श्लोक के माध्यम से किया है। श्लोक इस प्रकार है, प्रापराप समन्ववधुस्दुरभि व्यभिसूदतिनि प्रतिपर्यपय उपांगइति विंशतरेश सखे उपसर्ग विधि कथित कविना। इस प्रकार प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुर, दुस, वि, आंग, नी, अपि, अति, सु, अभि, प्रति, परि तथा उप 20 उपसर्गों की चर्चा की गई है। कालांतर में आवश्यकता अनुसार अधि और उत उपसर्ग को भी संस्कृत उपसर्गों से स्वीकार किया गया है। बच्चों, अब हम नीचे तालिका पर ध्यान देंगे, जहां प्रत्येक उपसर्ग के साथ
3-3 शब्द लिखे हुए हैं कि उनमें उपसर्गों का प्रभाव किस प्रकार पड़ा है। उनका अनुमानित अर्थ भी लिखा हुआ है सामने में। अनुमानित या संभावित अर्थ इसलिए क्योंकि हर उपसर्ग एक से अधिक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। मूल शब्द के साथ आवश्यकता अनुसार उसका अर्थ परिवर्तित हो सकता है। अधिक अर्थ में प्रबल, प्रताप, प्रक्रिया। परा विपरीतार्थक में पराभव, पराक्रम, परामर्श। लघुता के अर्थ में अपमान, अपयश, अपकार। साथ के अर्थ में संगम, संवाद, समालोचना। पीछे चलने के अर्थ में अनुशासन, अनुवाद, अनुभव। अनादर या विपरीत अर्थ में अवकाश, अवनत, अवमान। बिना के अर्थ में निस्तार, निष्कासन, निश्चय। बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि निस उपसर्ग जिन शब्दों के साथ प्रयोग किया जाएगा उसके साथ स का रूप परिवर्तित होगा। जैसे निस्तार के साथ तब दंत स्थानी त वहां उपस्थित होने के कारण निस्तार हो गया। निष्कासन, निश्चय में तालव्य और मूर्धन्य श का प्रयोग किया गया है। अतः निस उपसर्ग शब्दों के रूप के साथ स का रूप भी परिवर्तित कर लेते हैं। बिना के अर्थ में निरपराध, निर्जन, निराकार। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निरपराध और निराकार में र पूर्ण है, जबकि निर्जन में र आधा है, क्योंकि निर्धन अपराध, निरपराध, निर्धन आकार, निराकार। जबकि निर्धन जन के बाद के बाद कोई उपसर्ग न, कोई स्वर न होने के कारण वो आधा रह गया। यहाँ पर भी बच्चों समान नियम होगा कि स के उपरांत जो वर्ण है उस वर्ण के अनुसार ही स का प्रयोग किया जाएगा। दुशासन, दुष्कर, दुस्साहस। बुरा के अर्थ में दुर्जन, दुर्लभ, दुर्दिन। उपसर्ग बच्चों संस्कृत भाषा में ही इसके प्रयोग मिलते हैं। अपिधान का अर्थ है आच्छादन, आवरण। अपिधत्त का अर्थ है पित्त, जो हमारे यकृत में बनता है वो पित्त रस। उपसर्ग भिन्नता के योग में वियोग, विवरण, विमान। उपसर्ग निवारण, नियोग, निवास। आंग उपसर्ग जिसका आशेष रह जाता है और तक अर्थ में प्रयोग किया जाता है आकंठ, आगमन, आकार। अति उपसर्ग अतिशय अर्थ में अत्याचार, अतिपात, अतिशय। अधि उपसर्ग श्रेष्ठता या ऊपर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है अधिकार, अधिपति, आध्यात्म। उपसर्ग श्रेष्ठता के अर्थ में या अच्छे के अर्थ में प्रयोग किया जाता है सुगम, सुजन, सुलभ। उपसर्ग भी श्रेष्ठता के अर्थ में प्रयोग किया जाता है उत्कर्ष, उत्पत्ति, उद्धार। उपसर्ग सामने के अर्थ में अभिमुख, अभ्यागत, अभिप्राय। बच्चों यहाँ अभ्यागत शब्द में आपको अभी न दिखाई देकर अभ्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभिधन आगत करने पर यण संधि हुई है और ई को यह आदेश हुआ है और अभी आगत का अभ्यागत शब्द बना है। परि आसपास या चारों ओर के अर्थ में परिक्रमा, परिजन, परिणाम। उपसर्ग निकट के अर्थ में या आगे के अर्थ में उपवन, उपकार, उपहार। प्रत्युपसर्ग विशेष अर्थ में प्रतिष्ठा, प्रतिदान, प्रतिभा। तो बच्चों हमने देखा कि प्रत्येक उपसर्ग शब्दों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और नवीन शब्दों के साथ नवीन अर्थ की भी रचना करते हैं।
आगे हम संस्कृत के अतिरिक्त हिंदी और आगत भाषा के उपसर्गों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, संस्कृत भाषा के उपसर्गों के अध्ययन के बाद अब हम हिंदी भाषा के उपसर्गों पर विचार करेंगे। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस भाषा के मूल शब्द होंगे उनके साथ उसी भाषा के उपसर्गों का प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि संस्कृत के शब्द हैं तो उनके साथ संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग किया जाना चाहिए, और यदि हिंदी भाषा के तद्भव शब्द हैं तो उनके साथ हिंदी के उपसर्गों का प्रयोग किया जाना चाहिए। उसी प्रकार आगत भाषाओं में अरबी, उर्दू, फारसी अथवा अंग्रेजी के शब्दों के साथ क्रमशः उसी भाषा के उपसर्गों का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा रचना त्रुटिपूर्ण मानी जाएगी। अब हम हिंदी के उपसर्गों का क्रमवार अध्ययन करेंगे। अ अथवा अन उपसर्ग अभाव के अर्थ में अछूता, अपढ़, अनपढ़। यहाँ पर छूता शब्द, पढ़ शब्द तद्भव भाषा के शब्द हैं, इसलिए इनके साथ अ और अन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है जो हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं। उन का अर्थ होता है एक कम। इसका प्रयोग हिंदी की गिनतियों में दहाई अक्षर से पूर्व की संख्या के लिए किया जाता है, जैसे 29, 19, 49। क्रम से 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79 और 89 के रूप में इनका प्रयोग देखने को मिलता है। कु अथवा क उपसर्ग बुरा के अर्थ में कुदृष्टि, कुसंग, कपूत। दो उपसर्ग संस्कृत में हमने दुर और दुस उपसर्ग पढ़ा था, और यहाँ दो उपसर्ग कम के अर्थ में या दो अर्थों में, दुलत्ती, दुमुहा, दुबला। भर उपसर्ग पूरा के अर्थ में भरपेट, भरसक, भरपूर। सु उपसर्ग या स उपसर्ग सहित के अर्थ में सफल, सपाट, सुडौल। उ उपसर्ग अभाव के अर्थ में उलाहना, उधार, उपेक्षा। अध उपसर्ग आधा के अर्थ में अधमरा, अधखाया, अधनंगा। बिन उपसर्ग निषेध अर्थ में बिन ब्याहा, बिन चाहा, बिन देखा। औ अथवा अब उपसर्ग हीनता के अर्थ में अवगुण या अवगुण, औसान। तो बच्चों, हमने देखा कि तद्भव शब्दों के साथ तद्भव उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हिंदी के उपसर्ग के रूप में माना जाता है। आगे हम आगत भाषा के उपसर्गों का आगत भाषा के शब्दों के साथ प्रयोग देखेंगे। बच्चों, हमने संस्कृत भाषा के उपसर्गों का अध्ययन किया, उसके बाद हिंदी भाषा के उपसर्गों का भी अध्ययन किया, और अब हम हिंदी भाषा में आगत शब्दों के साथ आगत उपसर्गों का अध्ययन करेंगे। पुनः ध्यान देने वाली बात वही है कि आगत यानी विदेशी भाषा के शब्दों के साथ विदेशी भाषा के उपसर्गों का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी हिंदी के शब्द भंडार में विदेशी भाषा के
अनेक शब्दों को जो उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषा से लिए गए हैं का प्रयोग देखने को मिलता है। उसी के क्रम में विदेशी या आगत उपसर्गों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। अब हम उन उपसर्गों पर विचार करेंगे। उर्दू के उपसर्ग कम, थोड़ा के अर्थ में, कमजोर, कमसिन, कमबख्त। यहाँ पर जोर, सिन और बख्त शब्द उर्दू के शब्द हैं, इसलिए इनके साथ लगने वाला उपसर्ग कम भी उर्दू के उपसर्ग हैं। खुश, अच्छा के अर्थ में, खुशनुमा, खुश नसीब, खुश। यहाँ पर खुश उपसर्ग नुमा, नसीब और खुशकिस्मत शब्द के साथ प्रयोग किया गया है। ना, नहीं के अर्थ में, नाइंसाफी, नाकामी, नादानी। यहाँ भी उर्दू के उपसर्गों के साथ ना उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ब के साथ बदबू, बरस, बकौल, बरहम। बरहम का अर्थ है बरहम, रहम के साथ। बद, बुरा के अर्थ में, बदनीयत, बदकिस्मत, बदहजमी। बा उपसर्ग भी के साथ के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। बाअदब, बामुलाहिजा या बावजूद। बाअदब, बामुलाहिजा शब्द आपने उर्दू भाषा के मुगलों के पेशी के समय में उद्घोषणा के लिए सुना होगा, जिसका अर्थ होता है अदब के साथ, ध्यान के साथ। बे उपसर्ग अभाव के अर्थ में, बेहाल, बेखटके, बेधड़क। ला उपसर्ग नहीं के अर्थ में, लामजहब, लाचार, लापता। अब हम अंग्रेजी के ऐसे शब्दों को देखेंगे जिनके साथ कुछ ऐसे उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है जिनका अपना हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा में अर्थ होने पर भी प्रयोग प्रचलन से बाहर हो गया है, और इन अंग्रेजी के शब्दों को अंग्रेजी उपसर्गों के रूप में ही प्रयोग किया जाने लगा है। जैसे सब उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है अधीन या औपचारिक, सब इंस्पेक्टर, सब एरिया, सब रजिस्ट्रार। डबल, जिसका अर्थ है दुगना, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ हम डबल का दुगना बोलना प्रचलन में नहीं देखते हैं। डबल रोटी, डबल बेड, डबल चांस। हाफ, हाफ का अर्थ होता है आधा। साधारण भाषा में हम आधा का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ शब्दों के साथ हम आधा की जगह हाफ का ही प्रयोग करते हैं। हाफ सेंचुरी, हाफ पैंट, हाफ प्लेट। ऐसे ही फुल, जिसका अर्थ है पूरा, उसका प्रयोग भी हम कुछ भाषा के शब्दों के साथ फुल के रूप में ही करते हैं। फुल सेंचुरी, फुल मसाज, फुल पैंट। अगला शब्द है वाइस। वाइस उपसर्ग, वाइस शब्द का अर्थ होता है उप, लेकिन उसका प्रयोग अधिकांशतः गायब होता जा रहा है। सभी स्थलों पर उप की जगह वाइस का प्रयोग देखने और सुनने को मिलता है। वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस कैप्टन इत्यादि। तो इस प्रकार आपने देखा कि अनेक प्रकार के उपसर्गों से हमारे नए शब्दों का निर्माण हुआ और हमारा शब्दकोश दिन पर दिन वर्धित होता गया, बढ़ता चला गया। अब हम कुछ ऐसे शब्दों पर विचार करेंगे जो उपसर्गों में गिने तो नहीं जाते, लेकिन उनका प्रयोग उपसर्गों के रूप में ही किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया बच्चों आपको कि पूर्वोक्त सभी समासों के अतिरिक्त कुछ ऐसे शब्दांश भी हैं
जो समास के होते हैं और शब्दों के पहले पद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और प्रचलन में आ जाते हैं, जिस कारण उपसर्ग के समान ही मान लिए जाते हैं। जैसे अधः, अंतर, अ, अन, कु, चिर, अलम, पुरस, तिरस, पुनर, पुरा, बहिस, सम, प्रादुर, प्राक, सत, स्व, सह, स्वयं, पर। ये वो सामासिक शब्द हैं जो उपसर्ग न होते हुए भी शब्दों के साथ पूर्व पद के रूप में काम करते हैं और उपसर्ग के समान ही माने जाते हैं। इनसे निर्मित शब्द आपने पुस्तकों में, कहानियों में, किताबों में अपने आसपास अवश्य देखा होगा। अधः, धन, गति, अधोगति हो जाता है, आपका इसमें संधि का नियम लगता है और अधः गति का अधोगति हो जाता है। अंतर, मन, अंतर्मन, अंतर्ध्यान जैसे शब्द बनते हैं। अ से अनर्थ, अन से अनावश्यक, कुरूप, चिर से चिरकालिक, अलम, अलंकृत, पुरस, पुरस्कार, पुरस्कृत, तिरस, तिरस्कार, तिरस्कृत, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत, प्राक उपसर्ग, प्राक्कथन, प्राक्कलन, सतचित्त। यहाँ पर भी बच्चों संधि का नियम लगा है। सत के साथ चित्त होने पर पहले तक को च आदेश हो जाता है, जैसे सतचित्त और सज्जन रूप बनता है। स्वभाव, सहपाठी, सहकर्मी, सहगामी, स्वयं का, स्वयंवर या स्वयंसेवक, परतंत्र, पर उपसर्ग, पर शब्द से परतंत्र या परलोक। तो इस प्रकार हमने देखा कि अनेक उपसर्गों से और उपसर्गों के समान प्रयोग किए जाने वाले शब्दांशों के साथ नए नए शब्दों की रचना होती है। उपसर्गों के बाद अगला विषय होगा प्रत्यय, जिस पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर पर विचार करेंगे, जिससे कि अगली कक्षा में जब हम प्रत्यय पढ़ें तो उपसर्गों के साथ उसका तुलनात्मक अध्ययन करने में हमें दुविधा न हो, कठिनाई का अनुभव न हो। तो हम देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। बच्चों, उपसर्गों का अध्ययन करने के बाद और प्रत्यय का अध्ययन करने से पूर्व हमें दोनों में अंतर जान लेना अनिवार्य है, जिससे कि हमें उपसर्ग और प्रत्यय के तुलनात्मक अध्ययन में सहायता मिले। जैसा कि मैंने पाठ के प्रारंभ में ही बताया था, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के साथ जुड़कर, शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, और प्रत्यय वो शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में या भाव में परिवर्तन लाते हैं। अंग्रेजी भाषा में इन्हें प्रीफिक्स यानी शब्द से पूर्व जुड़ने वाला, और सफिक्स यानी शब्द के बाद में जुड़ने वाला शब्दों से जाना जाता है। अब हम दोनों में अंतर पर विचार करेंगे। उपसर्ग किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, जबकि प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। उपसर्ग का उदाहरण अगर हम देखें तो प्रतिधन हार, प्रतिहार, जबकि प्रत्यय में दिन धन एक दैनिक हो गया। अब हम कैसे पहचानें कि उपसर्ग और प्रत्यय
में क्या अंतर है इसका निर्धारण करने के लिए जब हम देखेंगे कि मूल शब्द के साथ जुड़ने वाले शब्दांश का स्थान क्या है। जो शब्दांश जोड़ अथवा जमा के चिन्ह के पहले होंगे वे सभी उपसर्ग होंगे और उसके बाद के शब्द मूल शब्द कहलाएंगे। जबकि प्रत्यय में मूल शब्द के और शब्दांश के बीच में जो जोड़ का स्थान जगह होगा वह प्रत्यय से पूर्व होगा, अर्थात जमा या जोड़ के चिन्ह के बाद वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाएंगे और उनसे पहले वाले शब्द मूल शब्द कहलाएंगे। बच्चों, जब उपसर्ग जुड़ता है तो शब्दों का मूल अर्थ बदल जाता है, जबकि प्रत्यय के जुड़ने पर अर्थ मूल शब्द के साथ ही साथ बना रहता है, केवल उसका भाव बदल जाता है। इस प्रकार हम सरलता से पहचान कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में हम जैसे जैसे पाठों का अध्ययन करेंगे उसमें उपसर्ग और प्रत्ययांत शब्दों को छांटकर अलग करते हुए उनका अभ्यास करेंगे। अगली कक्षा में हम प्रत्यय पढ़ेंगे और प्रत्यय से होने वाले परिवर्तनों को ध्यान देंगे। धन्यवाद।